नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि द हिंदू का जो न्यूज़ पेपर्स है उसका हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद देकर के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि पर्टिकुलरली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए चलते हैं उसी क्रम में। आज हम लोग देख लेते हैं 4 मार्च 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पब्लिश किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कशंस करने वाले हैं किस सब्जेक्ट पे। आज जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टोटल मिलाकर के 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि द हिंदू में पब्लिश किए गए हैं। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। जब पहला हम यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे वो देखेंगे जो सेंट्रल स्टाफ है, ठीक है, तो उसके ओपीएस स्कीम्स को लेकर के, ठीक है। और उसके बाद लेकर के जब सेकेंड वन न्यूज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कंज्यूमर कोर्ट्स को लेकर के। उसके बाद थर्ड वन हम लोग देखेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो अभी $1 बिलियन का, ठीक है, इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया हेल्थ सेक्टर को इन्हांसमेंट करने के लिए, ठीक है, अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद जाकर के फोर्थ वन देखेंगे हम लोग कूनो नेशनल पार्क में कुछ दिन पहले जो 20 चीता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा मंगवाए गए थे, ठीक है, नाम्बिया से, ठीक है, साउथ अफ्रीकन चीता, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या उसका प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है अनसूटेबल पार्क है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिफ्थ वन न्यूज़ जो है यहाँ पे जो यूएस है उसके द्वारा भी ये ब्लेम किया जा रहा है कि जो सिरप का यूज हुआ था, सिरप की कहाँ पे, जाम्बिया में, तो वहाँ पे जो डेथ हुआ था जो इंडिया का जो सिरप था, ठीक है, तो इसका भी ब्लेम यहाँ पे इंडिया पे इम्पोज किया जा रहा है जैसा कि रिसर्च में बताया गया है, ठीक है। तो इसको लेकर के भी आज भी न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। उसके बाद 6 वन जब न्यूज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो रिमोट विलेज है, ठीक है, तो रिमोट विलेज में किस तरह से टूरिस्ट सेक्टर ज़्यादा इन्हांसमेंट हुआ है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है किस तरह से इन्हांस किया है। उसके बाद हम लोग जब आगे डिस्कशंस करेंगे हम लोग डिस्कशंस करेंगे एडिटोरियल्स के बारे में। एडिटोरियल के बारे में हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, और अभी रिसेंटली जो घटनाएं हुए हैं, ठीक है, आगे चल के क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो ब्लू स्टार तरह के जो खालिस्तान की मांग चल रही है, ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पे सारा डिटेल्स जानेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे ब्लू स्टार ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, जो कि 1984 में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के आगे जानेंगे हम लोग जो हमारा नेबरिंग कंट्री है नेपाल, ठीक है, नेपाल में क्या कोएलिशन पॉलिटिक्स है और वो किस तरह से इसका गेम, एक जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, तो वहाँ पे जो नेपाल है किस तरह से मैजिकल चेयर का यूज करते हैं, ठीक है, एक गेम के रूप में। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ टॉपिक आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट वन फ्रंट पेज पे क्या पब्लिश किया गया है द हिंदू में। अब देखिए जब हम फ्रंट पे आ गए हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्टाफ हैं उसको जो है ओपीटी मतलब जो ओल्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो किसके लिए ऑप्टेड किया गया है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो न्यूज़ है, ठीक है, कि जो 22 दिसंबर 2003 से पहले, ठीक है, 22 दिसंबर 2003 से पहले जितनी भी एडवर्टाइजमेंट थे, ठीक है, और उससे पहले नियुक्ति हुआ है उसको, तो वो ओपीएस के लिए एलिजिबल है। और यदि 22 दिसंबर के बाद जो एडवर्टाइजमेंट हुआ, ठीक है, और उससे पहले यदि कोई एडवर्टाइजमेंट हुआ लेकिन जब इफेक्ट में आया है एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है, तो ज्वाइनिंग जो हुआ है उसको 2004 के बाद हुआ, यानी कि जब एनपीएस इम्पोज हुआ था, इफेक्ट में आया था 2004 में, उसके बाद से वो ज्वाइन किए हैं तो वो एनपीएस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ में आया है। तो चलिए हम लोग को एग्जामिनेशन दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एनपीएस और ओपीएस के बारे में डिटेल्स हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे जब हम ओल्ड पेमेंट सिस्टम और न्यू पेमेंट सिस्टम यानी कि ओपीएस और एनपीएस की बात करें तो देखिए पर्टिकुलरली क्या है ना कि जो ओल्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं ये जो है एक तरह से जो लाइफ है, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनके लॉन्ग लाइफ इनकम, ठीक है, और उसके बाद देखिए कि जो रिटायरमेंट के बाद उसके लाइफ के सिक्योरिटी की एक गारंटी है, ठीक है। मतलब कहने का देखिए ओल्ड पेमेंट सिस्टम्स क्या है, अगर किसी का सैलरी, ठीक है, 20,000, ठीक है, लास्ट सैलरी है, तो इसके बाद, ठीक है, यदि वो रिटायर करते हैं तो उसके बाद जाकर के इसका हाफ सैलरी मिलता था यानी कि 10,000 मिलता है, ठीक है। अगर वही एनपीएस की बात करें तो इस तरह से कोई भी प्रोविजंस नहीं है, है ना। तो उसके बाद
जब हम आगे बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा बियर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए कि उसके जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उसको पेमेंट देना पड़ेगा हाफ सैलरी, जितना उसका लास्ट पेमेंट था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो नेशनल पेमेंट सिस्टम से इसमें जो है गवर्नमेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट है स्कीम पे करते हैं और पेंशन जो फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू उसको मिलता है। अब उसके बाद जाकर के जो जितने भी इस स्कीम के तहत किसके ओल्ड पेमेंट सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, तो सारे के जो अमाउंट होता है उसका इक्विवेलेंट जो लास्ट सैलरी होता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि 60%, ठीक है, जो कॉस्ट फंड से मिलता है, उसके बाद जाकर के टैक्स जो कि टैक्स फ्री होता है, उसके बाद जो रिमेनिंग होता है 40%, ठीक है, वो इन्वेस्टेड होता है किसमें, इन एम्यूनिटीज, जो कि टैक्स के रूप में पे करना होता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट और ये लॉस हैं, ठीक है, ओल्ड पेमेंट सिस्टम्स के बारे में और नेशनल पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये डिटेल्स था, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ओल्ड पेमेंट सिस्टम्स और नेशनल पेमेंट सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, नेशनल पेमेंट पेंशन स्कीम्स से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। अब देखिए यहाँ पे जब इस न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली जो पिछले दिन मैंने डिस्कशंस किया था, तो मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में, ठीक है, इलेक्शंस हुआ था, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, और उसमें जो है पर्टिकुलरली नागालैंड और त्रिपुरा में, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर थे उनके लिए क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चयनित होकर आया, लेकिन मेघालय में अभी भी उसमें बना हुआ है, ठीक है। अभी वहाँ पे क्या है ना कि रिजल्ट तो आ गया, पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा जो पार्टी है वो जो कंप्लीट मेजॉरिटी है कितना 50%, ठीक है, 50% पर 1, ठीक है, तो किसी को भी इतना बहुमत नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसी को लेकर के अभी भी दुविधा बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी और एक एनडीपीपी, ठीक है, जो पार्टी है उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम पॉलिटिकल जो अपना चीफ मिनिस्टर है वो बनाएंगे, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद जितना उसका 50% वहाँ पर जो सीट है टोटल मिला करके 59 सीट्स हैं, 59 का 2 यानी कि 29, ठीक है, तो 29 + 1 इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है एनपीपी की जो बात करते हैं, ठीक है, एनडीपीपी की जो बात करते हैं, इसके पास टोटल मिला के 26 सीट्स हैं, उसके बाद बीजेपी के पास 5, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है मामला, वो आने वाले दिन में देखा जाएगा किसका अभी चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए आगे कौन बनते चीफ मिनिस्टर्स, ये देखना होगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एनपीएस का यूज किया रहा है, ठीक है, नेशनल जो पेंशन स्कीम्स है उसका यूज करती है। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसके द्वारा एनपीएस के जगह पे ओपीएस को लाया गया, ठीक है, एक बार फिर से। तो इसी क्रम में जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है, ये कहा गया वहाँ की जो गवर्नमेंट है कि 1 अप्रैल के बाद जो ओपीएस है तो उसमें जो है उसका जो कॉस्ट आ रहा है टोटल मिला करके 1000 करोड़ का बर्डन गवर्नमेंट पे आने वाला है, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट होंगे, ठीक है। कब का ये कह रहे हैं इसमें कि 15 मई 2003 से पहले, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयर हैं उसको यदि ओपीएस प्रोवाइड किया गया है जाए तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए अभी भी जो है राजस्थान हो गया, ठीक है, उसके बाद झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद लेकर के हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे क्या है ओपीएस सिस्टम है, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स हैं, ठीक है। तो जो कि इसी को लेकर के कई बार एक बार एडिटोरियल्स भी आया था इस पर, ठीक है, कि इससे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया था, इससे क्या होगा कि जो स्टेट हैं, जो गवर्नमेंट है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन आने की पॉसिबिलिटी है। इसी को लेकर के कई बार ऐसा हुआ है कि पीआईएल भी दर्ज किया गया, ठीक है, कि मतलब किसके अगेंस्ट एनपीएस, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है स्कीम्स जो एनपीएस का स्कीम्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो मनी है उसका सही यूज नहीं होगा किसमें, ओपीएस में, ठीक है। तो उसी जो पैसा खर्च होंगे ओपीएस पे, लेकिन वो जो ओपीएस सिस्टम से जो पैसा बचेंगे एनपीएस यूज करने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं जो पुअर सेक्शंस है उसके स्कीम्स में यूटिलाइज होते हैं। तो इसी को लेकर के जो याचिका होते थे सारे को खारिज कर देते थे। तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि ओपीएस को ही अभी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी
ओपीएस को एक बार फिर से जो एम्प्लॉयर है 1 अप्रैल से 2003 से, ठीक है, 2003 से पहले तक का, उसको भी यहाँ पे ओपीएस का प्रॉफिट देने की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारी जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, इनको 1 बिलियन डॉलर प्रोवाइड किया गया। किसके लिए? तो हेल्थ सेक्टर्स के इन्हांसमेंट के लिए, ठीक है। एक एडिटोरियल पिछले दिन हमने डिस्कशंस किया था, जो साउथ एशियन कंट्री हैं जिसमें कि इंडिया भी आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से हेल्थ सेक्टर, हेल्थ का इशू है, ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा अभी पर्टिकुलरली इंडिया को 1 बिलियन डॉलर का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि टोटल मिलाकर जो 1 बिलियन डॉलर है, ठीक है, 1 बिलियन डॉलर में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है 500 मिलियन, ठीक है, जो लोन है, मतलब लोन के रूप में प्रत्येक मतलब प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब पार्ट वाइज पार्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें पर्टिकुलरली जो पीएम, ठीक है, अभी स्कीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कहते हैं, जिसको कि हम लोग पीएम आभा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया। इसको ये पूरे कंट्री में, ठीक है, पूरे कंट्री में हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ठीक है, इन्हांसमेंट करने के रूप में वर्क करती हैं। तो इसके तहत 5 मिलियन उसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर के 5 मिलियन डॉलर जो होंगे वो जो खर्च किए जाएंगे वो EHSDP में खर्च किए जाएंगे, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं इन्हांसमेंट हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम में खर्च किए जाएंगे। इसी क्रम में आगे पार्ट वाइज खर्च किए जाएंगे। उसके बाद जाकर के ये जो है टोटल मिलाकर के 18.5 ईयर जो मैच्योरिटी है, ठीक है, पर्टिकुलरली इस पीरियड में जो आते हैं, ठीक है, तो उसको भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पैसा, जिसको कि हम लोग IBRD कहते हैं, तो इससे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कब कब कितना, कब कब हेल्प किए थे, 99 में क्या हेल्प किए थे, 69 पॉइंट इतना % मतलब पैसा मनी के जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं जो इंडिया है, ठीक है, इसको हेल्थ को लेकर के मनी प्रोवाइड किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एग्जामिनेशंस में वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं। देखिए, जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद जाकर के पर्टिकुलरली ये जो है लोन ग्रांट्स करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इसका ये कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बात करती हैं। इसके बाद जो है 2 इंस्टीट्यूशंस है पर्टिकुलरली, जिसको कि हम लोग IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। उसके बाद जाकर के दूसरा जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में IDA कहते हैं। उसके बाद जाकर के ये जो है वर्ल्ड बैंक की जब बात करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, का पार्ट है। उसके बाद जाकर के ये जो इसका मेन जो गोल है, ठीक है, इसका मेन गोल है कि रिड्यूस पॉवर्टी को कम करना। किसका मेन गोल है? वर्ल्ड बैंक का मेन वर्क। आगे जब हम बात करते हैं, देखिए वर्ल्ड बैंक के कितने कौन कौन से ग्रुप हैं, तो इसमें देखिए IBRD हो गया, IDA हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, उसके बाद मीगा, ठीक है, मीगा की जब बात करते हैं जिसको कि हम लोग मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कहते हैं। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सेंट्रल सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो ये सब इसके ग्रुप हैं, किसके? वर्ल्ड बैंक के। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे IBRD के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से बताया गया है कि इसका जो फाउंडेशन किया गया 1944 में किया गया। उसके बाद देखिए इसका जो हेड क्वार्टर्स है किसका? IBRD का, ये वाशिंगटन DC जो कि USA में है ना। तो ये सब कंट्री जो कि उसके बाद देखिए ये जो लोन ऑफर करती है, ये मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री को लोन ऑफर करती है। तो जितने भी इसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम बात कर लें IBRD का या IDA का, IFC का या मीगा का या ICT का, सारे का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वाशिंगटन DC है, ठीक है। और इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसका यदि मेंबर्स होने के लिए जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स था किसके द्वारा, किसके बारे में? वर्ल्ड बैंक के बारे में।
है ना। इसका मेन मोटो क्या होता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, जो कि क्या है, लो एंड मिडिल लेवल इनकम कंट्री है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे था, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशंस जो कि एग्जामिनेशन दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम आगे जो बात करते हैं यहाँ पे यूएस के द्वारा, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उनके द्वारा अभी ब्लेम किया गया इंडिया पे कि जो जाम्बिया है, ठीक है, जाम्बिया में जो कप सिरप से डेथ हुए थे, ठीक है, पिछले कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि वहाँ पे टोटल मिला करके 78 डेथ हुए थे, तो वो सिरप की वजह से हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था, जो चाइल्ड थे जो सिरप का यूज करने, जो सिंपल सा सिरप होता है, ठीक है, तो वो सिरप के यूज करने से उसका जो किडनी था वो क्या हो गया, फेल्योर कर गया और सारे का सारे डेथ कर गया। तो इसके द्वारा अभी रिपोर्ट किया गया था, मतलब जो इन्वेस्टिगेशंस किया गया था, इन्वेस्टिगेशंस में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसको कि जो कि हम लोग CDS कहते हैं, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है, यूएस की एक एजेंसी है, उसके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशंस किया गया था। उसके बाद एक करके जो हेल्थ बॉडी है, ठीक है, तो उनके बारे में ये बताया गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि जितने भी इंजरी हुए थे पर्टिकुलरली जाम्बिया में, वो कहीं ना कहीं जो लिंक, जो डेथ का लिंक था वो पर्टिकुलरली जो सिरप से जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में, ठीक है, जो कि एक मैडन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो उससे कहीं ना कहीं संबंधित है। और वही इंडिया इस पर काफ़ी काम है, काफ़ी शांत नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि क्या है ना कि हमें भी इन्वेस्टिगेशंस का के लिए अलाउ किया जाए, लेकिन जाम्बिया जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, उनके द्वारा अलाउ नहीं किया जा रहा, ठीक है, इंडिया को इस पर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है कि अब देखिए आगे जो आने वाले दिन में क्या क्या इस पर पॉसिबिलिटी है। और इस तरह से क्या है ना कि जो लास्ट ईयर सितंबर जुलाई में ऐसी घटनाएं देखने को मिला था, ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड टोटल मिला करके 78 बच्चे की डेथ हो गई थी, और जिसमें कि सारे का किडनी फेल्योर बता रहा था, टोटल मिला करके 66 का, है ना, और 85% डेथ कर गए थे। तो ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अब जो है पर्टिकुलरली जब बात करते हैं, इंडिया को यदि इन्वेस्टिगेशंस के लिए नहीं देते हैं, अलाउ करते हैं, तो ये इशू कहीं ना कहीं आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को लेकर के ये बात की गई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है पर्टिकुलरली कि अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा ये कहा गया कि जितने भी पर्टिकुलरली रिमोट विलेज हैं, एक ऐसा विलेज जहाँ पे कि मतलब पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि क्या है कि रिमोट हमारे कंट्री में क्या होते हैं कि भले ही पैकेट में पैसा हो ना हो, ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं कि घूमने के लिए ज़रूर निकलते हैं। और इससे क्या होता है कि वहाँ के जो है, ठीक है, जैसे ही वो टूरिस्ट प्लेस पे पहुँचते हैं तो उसके बाद वहाँ पे अपना पैसा एडजस्ट करके किसी न किसी रूप में वो विजिट कर ही लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो रिमोट एरिया है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे जो पब्लिक है, जो पर्सन है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिला है। और जो ईयर है, अभी जो अपकमिंग ईयर है या अभी जो ईयर चल रहा है, तो इस टाइम पे जो टूरिस्ट सेक्टर है इंडिया में काफ़ी लार्ज स्केल पे इन्हांस किए हैं, तो जो कि एक अच्छा इंडिया के इकोनॉमी की दृष्टि से कहा जा सकता है। और इस सेक्टर्स में ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिन में और भी, ठीक है, टोटल मिलाकर 80 लाख से, ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए काशीनाथ का एक एग्जांपल लिया गया था कि देखिए क्या है ना कि काशीनाथ जो टेम्पल है, ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी में, तो वहाँ पे क्या था ना कि जब हम काशीनाथ का इनॉग्रेशंस नहीं किए थे, वहाँ पे टेम्पल नहीं इनॉग्रेशंस हुआ था, तो उससे पहले वहाँ पे 80 लाख पीपल विजिट करते थे देखने के लिए। लेकिन जैसे ही हम, ठीक है, उसका इनॉग्रेशंस किए, ठीक है, उसके बाद जाकर के वहाँ पे काफ़ी इजाफा मिला देखने को, टोटल मिला करके 7 करोड़ पीपल्स वहाँ पे विजिट करने के लिए आए, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि जो वहाँ के पर्सन है, जो वहाँ के पब्लिक है, उसको काफ़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट मिला और वहाँ के इकोनॉमी ज़्यादा इन्हांस किया। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, किस तरह से आगे लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो विलेजर्स एरिया हो या अर्बन एरिया हो, ठीक है, कहाँ पे, तो टूरिस्ट सेक्टर में बात की जा रही है। अब देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है।
और जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली कूनो नेशनल पार्क में यानी मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स द्वारा, ठीक है, जो 20 चीता, ठीक है, लाया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि वो जो चीता लाए गए थे, ठीक है, तो वो चीता के लिए ये जो प्लेस है वो इनफ नहीं है, ठीक है, वो सुटेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या, क्यों, इसमें ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली जो उसका शिकार जितना उसको आवश्यकता है शिकार करने की वो अवेलेबल नहीं है, ऐसा बता रहे हैं साइंटिस्ट। तो इससे क्या होगा कि देखिए, अब पर्टिकुलरली पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप के चीता पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होते हैं एशियाटिक चीता और सेकेंड वन होते हैं अफ्रीकन चीता, ठीक है, साउथ अफ्रीकन चीता। तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा एशियाटिक चीता के बारे में। ये जो है नाम्बिया यानी साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में है ना, ये अफ्रीकन चीता है। तो इसी के बारे में, इसीलिए हमारे देश में नहीं पाए जाने के कारण इसको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि इसको किस तरह से जो कंजर्वेशंस है, जो सुरक्षा है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये सितंबर और अब की बार सितंबर 2022 को लाया गया था, है ना। तो ये चीज़ बताया जा रहा है, ये सितंबर से लेकर के फरवरी तक का ये डेटा बता रहा है ऐसा कि ये जो है इसके जो मतलब पर्टिकुलरली जो इसका शिकार करने का जितना अवेलेबिलिटी होना चाहिए और किस तरह से इसका लाइफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, ये सब चीज़ के मामले में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से, ठीक है, ये अपना शिकार कर सके। क्योंकि आपको पता है कि जो लायन होते हैं, ठीक है, जो चीता होते हैं, ये स्वयं से शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा बताया गया है, इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट है, जब हम जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे हायर कोर्ट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, है ना। उसके नीचे क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, फिर जा करके उसके नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी 2 टाइप में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है सेशन कोर्ट, है ना, उसके बाद दूसरा जो होता है वो क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो सेशन, उसके बाद यहाँ पे जो होता है इसी को सिविल कोर्ट भी कहते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जो बॉडी होता है वो होता है फैमिली कोर्ट, ठीक है, जो डाउन लेवल पे होता है, नीचे लेवल पे। और इसी के अंतर्गत जो सिविल कोर्ट है यहीं पे जो वर्क करती है, ये कौन सा यहाँ पे कोर्ट, एक कंज्यूमर कोर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हायर अथॉरिटी है जुडिशरी का, तो इसमें ये बताया गया है कि जो कंज्यूमर कोर्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए कि अब जो छोटे छोटे केस हैं वो अगर हायर लेवल पे आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे आर्टिकल 142 का, ठीक है, आर्टिकल 142 के यूटिलाइजेशन से जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा जो कंज्यूमर कोर्ट है उसको पावर देने की बात की जा रही है कि अगर इसके पास अथॉरिटी रहेगा, किसको, तो कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट तक इतना जो ज़्यादा लार्ज मात्रा में जो केसेस आते हैं वो केसेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसी को लेकर के ये चीज़ बात की गई है और यहाँ पे क्या है, ये न्यूज़ में आया है। तो सारे चीज़ यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो एडिटोरियल्स हैं, पर्टिकुलरली हम एडिटोरियल्स 2 एडिटोरियल्स डिस्कशंस करने वाले हैं। ये जो एडिटोरियल्स है हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, जो नेपाल है, ठीक है, जैसे कि आप लोकेशन पे देख पा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना कि यहाँ पे देखिए हमारा कंट्री है, ठीक है, ये देखिए हमारा कंट्री यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा कंट्री का बॉर्डर हो गया है ना। तो अब देखिए यहाँ पे नेपाल है और इस साइड क्या है, चाइना है। उसके बाद देख के इधर इंडिया है, इधर चाइना है, इधर बांग्लादेश और भूटान तो यहाँ पे है ना। ये जो है नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 बड़ी कंट्री है, एक इंडिया है और दूसरा चाइना है। अब ये दो बड़े देश के बीच ये छोटे छोटे जो कंट्री हैं, ये कंट्री कहलाते हैं बफर कंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद ये म्यांमार, ठीक है, तो ये सब क्या है, नेबरिंग कंट्री हैं। और ये कंट्री क्या करते हैं, अपने जो पावर है, पावर इन द सेंस कि अब देखिए छोटे कंट्री है। अब छोटे कंट्री क्या है ना कि यदि ये कंट्री अगर एक्सेस दे देते हैं
मान लीजिए कि अगर इंडिया के सपोर्ट में रहते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे इंडिया यहाँ पे क्या करेगा, अपना मिलिट्री रखेगा, ठीक है। आज ये चाइना को ये ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे अपना मिलिट्री रखेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि अब इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे से क्या कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। तो इस केस में क्या होता है कि नेपाल क्या करता है, जब इसको इंडिया के साइड से प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, तो क्या करते हैं ये इंडिया के फेवर में आ जाते हैं। वही अगर देखते हैं चाइना की ओर से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो ये चाइना की ओर रहता है। तो इससे क्या होता है कि इंडिया को भी लॉस और चाइना को भी लॉस, प्रॉफिट किसको, तो नेपाल को। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है, ये जो न्यूज है, तो ये जो न्यूज है इस न्यूज में इसी को कहा गया है म्यूजिकल चेयर। आप ये चीज़ को सारी चीज़ समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया है, नेपाल में जो कोएलिशन पॉलिटिक्स है, तो कोएलिशन कहने का अर्थ ये है कि जो मिली जुली सरकार है, मिली जुली सरकार भी यहाँ पे भी, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे कंट्री है, ठीक है, तो कोई स्टेट है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट है, उसी तरह से नेपाल में क्या है ना कि कोएलिशन गवर्नमेंट है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि नेपाल में जो कोएलिशन पॉलिटिक्स है वो पिछले कई दशक से देखने को मिलते आ रहे हैं। और ये जो कोएलिशन पॉलिटिक्स है ये सही से वहाँ पे शासन व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए क्या है ना कि वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर से एक है, उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ 5 वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, है ना, 4, ठीक है, 4 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे एक साथ मिल करके अपना गवर्नमेंट बनाई है। तो इसमें सभी का नाम दिया है, जैसे कि उसमें मोएस्ट, ठीक है, UML, RSFP, है ना, उसके बाद RPP। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी मिला करके जो गवर्नमेंट चला रही है, यहाँ पे टोटल मिला करके 4 गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब 4 पॉलिटिकल पार्टी है और इस तरह से 4 डिप्टी PM वहाँ पे है। इसके कारण वहाँ पे क्या होता है, सही से वर्क और फंक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, वो हमेशा अपने म्यूजिकल चेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे सारे चीज़ बताया गया कि देखिए रिसेंट का क्या घटना है, तो रिसेंट का क्या घटना है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडिया है, ठीक है, टोटल मिला करके 60 मिलियन, ठीक है, 2022 में जब इंडिया के साइड से मिल रहा था, और इसके लिए पावर ट्रांसमिशंस, ठीक है, टोटल मिला करके 400 किलो वाट मुजफ्फरपुर से लेकर के, ठीक है, और 800 मेगा से लेकर के 900, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश होते हुए 3 एक्सपेक्टेड था। तो उस टाइम पे 2023 के बाद तक, 2023 तक, तो क्या था, वो इंडिया के फेवर था। और इसी बीच क्या हुआ कि जो चाइना की इधर से हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसके लिए आया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया जो नेपाल है, ठीक है, तो वो किसके फेवर में चला गया, चाइना के फेवर में चला गया। और इंडिया का जो पॉलिसी है, इंडिया हमेशा का जो पॉलिसी होता है ये होता है गुड नेबर फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, एक अच्छे नेबर हो और उसके लिए फर्स्ट पॉलिसी होता है नेबरहुड पॉलिसी, ठीक है, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी इंडिया का ये क्या है, स्लोगन्स है। वो हमेशा जो कनेक्टिविटी होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो नेपाल के, ठीक है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा होता है। लेकिन नेपाल क्या है कि वो हमेशा अपने म्यूजिकल चेयर का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ इस एडिटोरियल्स में बताया गया था राइटर के द्वारा। आप आशा करते हैं सारा चीज़ समझ में आ गया होगा क्या पूरा इशू है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आज सैटरडे है और सैटरडे को क्या आता है, ग्राउंड जीरो। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडिटोरियल्स पब्लिश किए गए हैं राइटर के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पंजाब से रिलेटेड ये इशू है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यदि आप बहुत पहले से प्रिपरेशंस करते आ रहे होंगे UPSC का, ठीक है। यदि नहीं जानते हैं तो आज आराम से सुनिएगा, ठीक है, इजी वे में, ठीक है। तो सारी चीज़ हम बताएंगे क्या थे ब्लू स्टार, ठीक है, तो ये सब चीज़ पे डिस्कशंस करेंगे। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, ठीक है, जो वहाँ पे देखिए यहाँ पे हेडलाइंस ही हैं कि इन पंजाब फियर ऑफ द रिटर्न ऑफ द डार्क डेज, यानी कि इससे पहले पंजाब में क्या था, डार्क डेज आया था, और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिन में एक बार फिर से वो डार्क डे रिटर्न होंगे। तो फर्स्ट वन हम लोग समझते हैं क्या क्या इशू था, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि पंजाब, फर्स्ट वन जानिए कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, कब हुआ, 1947 में। अब 1947 में आज़ाद हुआ तो 2 कंट्री बना, ठीक है, इंडिया को डिवाइड किया गया, एक इंडिया और सेकंड वन पाकिस्तान। अब जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो अब इस बीच क्या हुआ, तो इस बीच ये हुआ कि
इंडिया तो सेकुलर कंट्री बना, है ना, यहाँ पे सभी रिलीजन्स रहने लगे। लेकिन पाकिस्तान क्या हुआ, तो पाकिस्तान जो हुआ यहाँ पे ये पर्टिकुलरली मुस्लिम, ठीक है, डोमिनेटेड कंट्री बना। तो चलिए बात तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलरली सिख हैं, ठीक है, सिख है या और भी दूसरा जैन है, तो ये सब क्या हुआ, ये लोग डिवाइड हो गया दो भाग में, कुछ तो पाकिस्तान में चला गया, कुछ इंडिया में चला गया। अब देखिए, एक तो पहले से ये कुछ माइनॉरिटी में थे, थोड़ी कम थी, मतलब ज़्यादा इसका पॉपुलेशन नहीं था, और उसमें भी कुछ डिवाइड हो गया। और इसका जो है पर्टिकुलरली कुछ, जैसे कि पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पे पंजाब में बताया गया कि पंजाब का कुछ भाग जो कि पाकिस्तान में चला गया और कुछ इंडिया में रह गया। जैसे कि इसमें बात किया गया लाहौर हो गया, है ना, उसके बाद नानकाना हो गया, जो कि आज़ादी से पहले जो रंजीत सिंह थे, है ना, वो क्या थे, सिख के किंग हुआ करते थे। और रंजीत सिंह का ये लाहौर क्या था, वो नानकाना उसका प्लेस था, लाहौर था उसकी राजधानी, है ना। तो ये चीज़ क्या हुआ कि माइनॉरिटी में चला गया कौन, सिख। अब देखिए बात जब आगे आया कि जब बहुत सारे प्लेसेस पाकिस्तान में चला गया और कुछ भाग इंडिया में रह गया, तो इंडिया में जो है बहुत सारे सिख अब क्या हो गए, माइनॉरिटी में हो गए। अब इनका क्या हुआ, इनका एक डिमांड बन गया कि हमको क्या होना चाहिए, हमको एक अलग कंट्री बना दे। क्यों, इसीलिए कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं और हम लोग क्या हैं कि हमको एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है, हम लोग अलग कंट्री बनाएंगे, तो जिसका कि नाम हम लोग रखेंगे खालिस्तान, ठीक है। तो ये डिमांड आ गया आगे चल के। अब इसी डिमांड को लेकर के जनरल, ठीक है, जनरल भिंडरवाला इसको लीड करने लगे। अब आगे ये इशू बनता गया, आगे जब इशू बनता गया तो फिर 1974 में, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसको एक स्पेशल स्टेटस देने की बात की गई, और इसको लेकर के फिर भी नहीं इशू सॉल्व हुआ। आगे चल के बहुत ज़्यादा इशू बढ़ता गया, जब बढ़ते गया तो 1984 में, ठीक है, अब 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ब्लू स्टार। अब चलिए ब्लू स्टार के बारे में जानते हैं, ब्लू स्टार क्या था। अब देखिए ब्लू स्टार की बात करते हैं तो फर्स्ट वन देखिए, ये ब्लू स्टार की जो घटना हुआ था, ये गोल्डन टेम्पल, ठीक है, के कॉम्प्लेक्स में 1984 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ था, आगे जब बात करते हैं इसमें क्या हुआ था कि ये 1984 की घटना थी, और उस समय ये सबसे बड़ा बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी मिशन अभी तक का बताया जाता है, ठीक है, पूरे इंडियन आर्मी का, है ना। इससे पहले इंडियन आर्मी इस तरह से कोई भी ऑपरेशंस नहीं किया था इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। अब आगे चल के क्या हुआ कि जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर्स थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा एक सॉल्यूशंस के रूप में देखा जा रहा था कि इसको किस तरह से आगे सॉल्यूशंस मिले, ठीक है, पर्टिकुलरली लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस जो पंजाब में उस तरह से उस टाइम पे थी। तो अब इसके द्वारा जो मिलिट्री था उसको ऑर्डर दिया गया कि जितने भी सिख मिलिटेंट ग्रुप हैं, ठीक है, मिलिटेंट है, उसको क्या किया जाए, जो हर मंदिर है, हरमंदिर साहब कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, तो गोल्डन टेम्पल में, उसके वेपन्स को क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, मतलब अरेस्ट किया जाए। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि ये जो है ये ऑपरेशंस जो चला, ठीक है, तो पर्टिकुलरली 1 जून से लेकर के 8 जून तक चला, 1984 की बात है, 1 जून से लेकर के 8 जून तक चला। कहाँ पे, तो अमृतसर में। तो इसी को नाम दिया गया बर्थ ऑफ द ब्लू स्टार, मतलब ब्लू स्टार नाम दिया गया। आगे क्या हुआ कि ये लोग खालिस्तानी मूवमेंट चलाए थे, ठीक है, इंडिया में, और ये लोग, ये जो मूवमेंट था तो पर्टिकुलरली इसका मेन मोटो क्या था, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, ठीक है, इंडिपेंडेंट इनसाइड द किधर, तो नॉर्थ वेस्टर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसका मेन डिमांड था। आगे चल के ये मूवमेंट धीरे धीरे 1948, ठीक है, 1950, इससे पहले की बात है, ठीक है, और उसके बाद एक पॉपुलरिटी हासिल करते गया, मतलब स्टार्टिंग हुआ था 1940 से,
उसके बाद 1950 में कुछ हुआ, उसके बाद पॉपुलैरिटी हासिल किया 1974 और 1980 में, ठीक है, क्योंकि पहले ही बीज बोया जा चुका था। उसके बाद आकर के जैसा कि हम बताए थे कि जनरल भिंडरवाले इसका नेतृत्व कर रहे थे, जो कि दमदमी टकसाल इसका लीडर था भिंडरवाला। अब इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। अब धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस हो गए जितने भी वहाँ के यूथ सिख थे, और ये लोग क्या करने लगे, बहुत सारे ऐसे पीपल्स जो कि सिख रूल्स को फॉलो करते थे, आगे चल के जिसके कारण जो सोशल सिक्योरिटी है उस पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। और आने वाले दिन में अकाल तख्त, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में, ये गोल्डन टेम्पल में ये चीज़ देखने को मिला। और आगे चल के जो इसमें टोटल मिला करके, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि 83 आर्मी की जान चली गई, और इसके साथ साथ 492 की डेथ हो गई, ये बताया जा रहा है एक एस्टिमेटेड डेटा। अब देखिए ये ऑपरेशंस, ठीक है, तब समाप्त हुआ जब जो भिंडरवाले थे उनका डेथ हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, उनका क्या हुआ, इनके वजह से जो उनका बॉडीगार्ड था, ठीक है, उन्होंने ही इसका क्या किया, इसको जान से मार दिया, ठीक है। तो ये चीज़ था, ठीक है, पर्टिकुलरली जबकि इंदिरा गांधी को ऐसा माना जा रहा है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी था, तो वो बार बार ये बोल रहे थे कि जो इनके सिख बॉडीगार्ड थे, ठीक है, उनको हटा देना चाहिए था, और ऐसा बताया भी गया था, ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी, ठीक है। तो इस तरह से जो बताया जा रहा है कि जो रिवेंज था इंदिरा गांधी के असैसिनेटेड से देखने को मिला, जो उसका सिख बॉडीगार्ड था, कब, तो 31 अक्टूबर 1984 में। अब ये पूरा कंप्लीट था ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड। अब देखिए क्या है कि अब देखिए अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड था, ठीक है, अमृतपाल सिंह, ठीक है, अमृतपाल सिंह को कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा। अब क्या हुआ कि जो खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड था, ठीक है, जो इनके लीडर थे, ठीक है, और उनके साथ बहुत सारे ऐसे खालिस्तानी जो कि इनके सपोर्टर थे, उनके द्वारा पुलिस के द्वारा ये जो अमृतपाल सिंह थे उसको छुड़ा लिए गए। अब आगे आने वाले दिन में और भी ये लोग इस तरह से आने वाले दिन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे और मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है इस पे क्या क्या सिक्योरिटी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे बातचीत की गई है जो हमारे देश के गृह मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसी को लेकर के यहाँ पे ऐसा राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि पंजाब में क्या ऐसा भी होने वाला है कि एक बार फिर से डार्क डेज रिटर्न होगा या नहीं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए इसको सोशल सिक्योरिटी के ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिन में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ सारा था, ये एडिटोरियल्स ये ग्राउंड जीरो में पब्लिश किया गया था। तो ये चीज़ था, तो कैसा लगा आपको ये मेरा प्रयास, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ विशेष ज़रूरत पड़ गया जिसके कारण समय पे नहीं ले आ पाए, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, रेगुलर होना ज़रूरी है, बट टाइम तो थोड़ा सा इधर उधर करना होगा, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। आज भर के लिए, फिर कल से आपको समय से वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, एग्जामिनेशंस आ गया, ठीक है। 27 मई को ही 28 मई को, हाँ 28 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। यदि कहीं पे लगता है कि कोई और भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका जो लिंक है, अगर पीपीटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।